ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का JK 24/7 न्यूज में स्वागत है। चर्चा इस वक्त महत्वपूर्ण है क्योंकि सेक्स एजुकेशन की बात करते हुए नजर आए नीतीश कुमार, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बात कही वो अपमानजनक थी। विस्तार से इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। एक बार फिर से परिचय आपको करा दे, गौरी शंकर श्रीवास हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता है, आलोक पांडे पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, नाजिया इलाही खान हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का एक बार फिर से जुड़ने के लिए। गौरी शंकर श्रीवास जी, आपके पास आना चाहूंगी। सर, नीतीश जी ने बयान दे दिया, ठीक है, और बहुत सारे राजनेता कुछ दिन पहले बिथुड़ू जी भी कई सारी बातें कहते हुए नजर आए थे सदन में। फिर अभी मैंने जिक्र किया था कि किस तरीके से हमने देखा था बृजभूषण शरण सिंह भी बहुत कुछ कहते हुए नजर आए। सवाल ये उठता है सर, बयान दे दिया जाता है फिर कार्रवाई नहीं होती तो कुछ फायदा नहीं है। पक्ष हो या विपक्ष हो, नेता बोल देते हैं, महिलाओं का अपमान कर देते हैं, संदेश दे देते हैं, एक मानसिकता सेट कर देते हैं, लेकिन फिर कार्रवाई नहीं होती। देखिए, कार्रवाई होनी चाहिए और जो इस प्रकार का बयान होता है उसके मकसद पे भी हमको जाना पड़ेगा। अगर किसी पे आरोप लगा है और कोई आरोपी है और वो अपनी सफाई में कोई दलील दे रहा है तो वो जो मकसद होता है वो दूसरा होता है। लेकिन सदन पे जातिगत जनगणना पे इस प्रकार की टिप्पणी करना लिंग विशेष को लेकर, और खास तौर से जो बॉडी लैंग्वेज है जिसमें मेरे ख्याल से सारे पैनल के लोग सहमत हैं, ये दोनों चीजें अलग अलग है। अपनी सफाई में कोई दलील पेश करना वो अलग विषय है, और सदन पर खड़े होकर किसी मुद्दे पर इस प्रकार से आप टारगेट करके सुनिश्चित तरीके से ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये दो अलग विषय है। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती है। और आप एक जिम्मेदार पद पे है, मुख्यमंत्री हैं, पूरा राज्य आपको उम्मीद से देख रहा है। भाई जो इनका गठबंधन है उसके प्रमुख चेहरे में से एक है। अच्छा सर, मतलब महिलाओं के अपमान को लेकर लोकेशन मैटर करती है? नहीं, लोकेशन में देखिए, हम अगर किसी क्राइम की बात करते हैं तो क्राइम का मोटिव मैटर करता है, क्राइम की परिस्थिति मैटर करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी को इस प्रकार की छूट है कि महिलाओं को वो अपमानित करे। लेकिन अगर किसी महिला ने किस पे आरोप लगाया है, सर आरोप तो मैं बात ही नहीं कर रही। नहीं सर, एक सेकंड, मैं आरोप में गई नहीं सर, मैं तो आरोप पर गई नहीं सर। नहीं, आप गए, एक सेकेंड, अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर बृजभूषण शरण सिंह बकायदा एक पब्लिक मीट के अंदर सार्वजनिक तौर पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान ये सब बातें कही थी आपत्तिजनक। कार्रवाई नहीं हुई। देखिए पलक जी, बिथुड़ू जी पे भी नहीं हुई, और नीतीश जी भी यही देख रहे हैं। हम आप आने वाले समय में देख लीजिएगा कौन सी इन पर कार्रवाई होगी। सर सबकी बात कर रही हूँ। मुझे 2 मिनट देंगे? नहीं, 2 मिनट देंगे मुझे। हाँ, सर आप 5 मिनट लीजिए, मुझे गारंटी दे दीजिए कि कार्रवाई होगी। देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि बृजभूषण जी पर आरोप लगे थे और FIR दर्ज थे। पब्लिक मीटिंग है, मैंने तो एक बल्कि चैनल के उसमें सुना था कि ऐसी पत्रकार, आप जैसी वरिष्ठ पत्रकारों का इंटरव्यू ले रहे थे, उसमें उन्होंने एक बात अपनी रखी थी। पब्लिक मीटिंग में क्या कहा था वो मेरे पास वो क्लिप को मैंने नहीं देखा है। लेकिन सदन के अंदर इस प्रकार की कोई आरोप, क्या नीतीश कुमार जी पे कोई आरोप लगा है क्या इस विषय को लेकर? ये ऐसी टिप्पणी करने का क्या मतलब है? ये मुद्दे से भटकाने वाली बात है। और जनसंख्या का नियंत्रण वाला विषय तो कोई बहुत ज्यादा उतना तुम देने की आवश्यकता थी ही नहीं। आप तो जनगणना पे ही है, जिस मुद्दे पे आप लगातार बात कर रहे हैं उसकी बातें क्यों नहीं हो रही है? पूरा भारत देश जानना चाहता है। राहुल गांधी जी जहां जा रहे हैं वहां बोल रहे हो किसी के साथ अन्याय हो रहा है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो भाई बात उस पर होनी चाहिए। नहीं अचानक से ठीक है, इस प्रकार की ठीक है। आलोक पांडे जी, शायद गौरी शंकर श्रीवास जी जो मैं कहना चाह रही थी उसका तात्पर्य समझ नहीं पाए। मैं यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल लीडर का बचाव नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर महिलाओं के सम्मान की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पर ये बात कर रही हूँ कि अगर कोई लीडर, एक सेकंड सर, आपको पूरा बोलने का मौका दिया, अगर कोई पॉलिटिकल लीडर कोई बात कह रहा है तो उसको लेकर एक संदेश जाता है और कई सारे लोग उससे प्रभावित होते हैं, लेकिन वो बोल देता है, कार्रवाई नहीं होती। जी आलोक जी। पलक जी, जब आप ये बात कह रही थी मुझे मेरी दादी याद आ गई। वो एक कहावत कहती थी कि काल कलीपा गाल झुराए आज कलीपा देखो। कल जो घट गया उस पर कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि उसमें हम फंस सकते हैं। आज जो लिपा गया है घर, वो देखिए आगे ताजा वाले। तो जो भारतीय जनता पार्टी, उसकी अपनी मजबूरी, उनके यहाँ भी ऐसे नेता है जो औरतों को सम्मान नहीं करते। पुरुष तो पुरुष हो, किसी पार्टी में हो, किसी जाति का, किसी धर्म का, वो पुरुष ही होता है पहले। तो इसलिए जब बीजेपी का नेता कुछ कहता है तो बीजेपी का कोई प्रवक्ता बेचारा डिफेंसिव हो जाएगा, क्या कर सकता है। लेकिन मैं मानता हूं कि न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व जेंडर के आधार पर बटा हुआ है, और महिलाओं के साथ न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व पर जेंडर के आधार पर भेदभाव होता है।
इसीलिए जो पुराना घट्टा बीजेपी में वो भी गलत था और जो नीतीश कुमार जी ने किया ये भी गलत है। दोनों सेक्सेस थे। नीतीश कुमार की जी। कार्रवाई की जी, नीतीश कुमार कार्रवाई की तो जो विधायक होते हैं उनको सदन के अंदर बोलने में पूरी छूट होती है, तो इनके ऊपर तो एफआईआर तक नहीं हो सकती इस कार्य की। कोई भी लायबिलिटी नहीं है इस बयान के लिए, नीतीश कुमार पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। सदन के अंदर वाक और अभिव्यक्ति की अनलिमिटेड छूट है, अनलिमिटेड। तो नीतीश कुमार के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होने से रही, बाहर बोलने में भी तो कार्रवाई होती नहीं, सदन में तो वैसे भी छूट है कुछ भी बोलने की, अभिव्यक्ति आ जाती है। इसलिए ये छूट प्रदान की गई थी जिससे कि जो नेता हैं, वो जो मिनिस्टर्स हैं, वो सदन के अंदर न्याय की प्रक्रिया में डरे बगैर देश को आगे बढ़ा सके। हालांकि उसका उपयोग हमने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को भी देखा दुरुपयोग करते हुए, कल नीतीश कुमार जी को भी देख लिया। मैं बात फिर भी कहता हूँ, बार बार कहूंगा कि नीतीश कुमार जी का बयान वाकई दिल दुखाने वाला है। तो ये मैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में नहीं कह रहा, जो मैंने आज बोला जी, मैंने एक बार भी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में नहीं बोला। मैंने एक पुरुष वो जो कि थोड़ा इमोशनली सोचता है उस नजरिए से बोला, और मुझे वाकई बहुत इस बयान से बड़ा शौक हूँ। मतलब अजीब सा लगा कि नाजिया जी क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि असलियत तो यही है और सच्चाई भी यही है कि कार्रवाई नहीं होगी। ये बात आप भी जानती हैं, ये बात मैं भी जानती हूं कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो वो बड़ी आसानी से महिलाओं को लेकर सेक्सिस्ट बयान दे देता है, बाद में कार्रवाई नहीं होती। जी, मैंने बहुत सहनशीलता से सुनी है और मैं अपनी बातों को रखना चाह रही हूँ। हमने सुना था दिग्विजय जी से भी तंशमाल अपनी ही कांग्रेस महिला नेत्री को कहते हुए, मुलायम सिंह यादव को भी सुना था कि लड़कियां जीन्स पहनती हैं इसीलिए लड़कों का दिल मचल जाता है। तो ऐसी अभद्र टिप्पणियां हम कई बार सुनते आए हैं और हमेशा कहीं ना कहीं हमने महिलाओं को, फीमेल को पॉलिटिकल टूल किट बनते हुए देखा है हमेशा। और जिस तरह से महिलाओं को टूल किट बनाया जाता है, ये अब महिलाओं को आवाज उठानी पड़ेगी इस पूरे भारत में। किसी पार्टी के एजेंडा के बारे में मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। एक अधिवक्ता के हिसाब से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब वक्त आया है कि महिलाओं को अपनी आवाज खुद उठानी पड़ेगी कि डोंट मेक मी टूल किट फॉर योर पॉलिटिकल एजेंडा। उस वक्त बिहार विधानसभा के अंदर जाति जनगणना को लेकर के बात हो रही थी। अब 1990 से अगर वीपी सिंह सरकार सी से लेकर के आए तो 1978 बिहार सीएम को भी मैं पूरी पंक्तियां निकाल सकती हूँ, मेरे दिमाग के अंदर सारी बातें हैं कि कब कैसे 27% दिया गया। पर इंदिरा गांधी जी भी ने भी कहा था कि ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। उसके बाद राजीव गांधी जी ने 1990 में 6 दिसंबर को मंडल कमेटी की मीटिंग में बैठ करके कहा था कि ना जात पे ना बात पे इंदिरा गांधी जी की सम्मान पे मोहर लगेगी हाथ पे। तो अब ये नए सपूत आए हैं राहुल गांधी जी, जो जात और पात को बांटते बांटते अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से भी पूछ डाला था कि आप कौन से जात के हैं, उनको भी जात पात के कटघरे में खड़ा कर दिया था। जो डेमोक्रेसी के कोर्ट पिलर आते हैं। समझे नाजिया जी की लेट मी फिनिश मैम, जाति के ऊपर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही थी या आधी आबादी पर आज आप पहुंची? हाँ, जाति के ऊपर पॉलिटिक्स करते करते कहीं ना कहीं जो थॉट प्रोसेस है, जो मानसिकता है नीतीश जी की, जो ओरिजिनल थॉट है उनके, वो कहीं ना कहीं वो अपनी जुबान से वो फिसल पड़ा, निकल पड़ा और उनकी ऐसी भाषा में निकल पड़ा जो अभद्र था। और एक बहुत मंझे हुए पॉलिटिशियन और 18 साल एक बहुत बड़ा वक्त होता है, 3-3 बार मुख्यमंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनने के लिए कभी ऐसे दल के साथ जुड़ जाना जिनको हम पिछले साल गाली दिए हैं, उन्होंने ऐसा भी किया है। उन्हें लालू प्रसाद की पार्टी को उन्होंने गाली गलौज किया, फिर उसी के साथ जुड़े तो मुख्यमंत्री के चेयर के लिए उन्होंने नाम दाम दंड भेद सब कुछ खेला है। तो ऐसा नहीं है कि गलती से निकली है ये भाषा, ये अभद्र भाषा, ये अश्लील भाषा गलती से नहीं निकली है। वो एक मंझे हुए एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है और उन्होंने सोच समझ करके बस अपने थॉट प्रोसेस से वो मजबूर हो गए और लाल टपकती हुई नजर आ गई उनके भाषा से। आलोक जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पहले एक दिन पहले की बात कर रही हूँ, 24 घंटे पहले एक व्यक्ति सेक्स एजुकेशन दे रहा है, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सेक्स एजुकेशन दे रहा है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है बचाव कर रहा है कि जी ये तो सेक्स एजुकेशन थी। तो मैं जहां तक समझती हूं कि आपको अपने स्टैंड पर अटल रहना चाहिए कि ये मेरा स्टैंड है, मैं सेक्स एजुकेशन दे रहा था, मैं सही हूं।
आप 24 घंटे के अंदर बदल गए और आपने खुद मान लिया कि जी मैं गलत हूं, फिर तो गलत है आप बॉस। नहीं, एक्चुअली जितना मैं जानता हूँ नीतीश कुमार जी वहां से सेक्स एजुकेशन नहीं दे रहे थे। वो डिफरेंट जेंडर के प्रति क्या था, मैं तो उसे अपमान ही कहूँ। दैट वाज नॉट सेक्स एजुकेशन। अगर था तो फिर माफी क्यों मांगी आपने? जो आप कह रहे हैं वही बात सही है। मैं बस इसलिए ये कहना चाह रहा था कि सदन में नेता का दिया गया बयान अगर सदन की कार्रवाई से हटाया नहीं गया तो सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है। तो ये अभी जेडीयू बताए, आरजेडी बताए कि जब नीतीश कुमार ने कहा था उसे उस समय तो कार्रवाई से निकाला नहीं गया, तो अभी तो नीतीश कुमार का बयान सरकार का ऑफिशियल स्टैंड माना जाए। तो क्या आरजेडी जेडीयू की सरकार इसको ऑफिशियल स्टेट के रूप में सेक्स एजुकेशन के रूप में रखना चाह रही है? जो ये बयान दिया, जो हत्या मजाक किया महिलाओं के साथ में, ये अभी आज तक जहां तक मेरी जानकारी है ये तो बिहार सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है। जब तक उसे सदन की कार्रवाई से निकाला नहीं जाता वो सदन की कार्रवाई का हिस्सा माना जाएगा। तो अभी तो एक बहुत बड़ी एक लीगल समस्या के रूप में आएगी, क्योंकि मैंने वो कार्रवाई ऐसे करते हुए नहीं देखा कि चाहे कहा गया हो और सदन को उन्होंने खत्म कर दिया है। तो सरकार लेकिन क्या करें आलोक जी, एक बात नाजिया जी ने कही कि अब जो आधी आबादी है जो लगातार उनका वोटर टर्नआउट बढ़ते हुए नजर आ रहा है, अब उन्हें सोचकर वोट करना पड़ेगा कि जो पार्टी जिन्हें वे चुन रही है उनकी महिलाओं को लेकर मानसिकता क्या है। लेकिन जहां से मैं देख पा रही हूं हर एक राजनेता, हर एक पॉलिटिकल लीडर सेक्सिस्ट बयान दे रहा है, खुले में दे रहा है, आराम से दे रहा है, बेफिक्र होकर दे रहा है। पलक जी बस एक बात समझ लीजिए, जैसे मुलायम सिंह ने लड़कियों के लिए रेप के लिए कहा कि बच्चे हैं, लड़कों के लिए गलती हो जाती है, ये बयान भी गलत था। लेकिन आप याद रखिए बयान की किस जगह से दिया जाता है उसका भी अपना महत्व। अगर बयान यही आप 4 लोग घर के अंदर बैठ के कह रहे हैं उसका 4 लोगों तक महत्व है। अगर एक जनसभा में कहते हैं जनसभा तक महत्व है। लेकिन लोकतंत्र में जब आप लोकसभा और विधानसभा से कहते हैं उसका महत्व 1 लाख गुना ज्यादा, उसकी जो मात्रा है वो 1 लाख टाइम ज्यादा हो। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल बयान नहीं माना जाएगा, ये सरकार का एक ऑफिशियल स्टैंड माना जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय देने के लिए, विस्तार से एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए। जी आप राजनेता हैं, एक जिम्मेदारी है किसी भी आबादी के लिए, महिला हो या पुरुष हो, उनको लेकर अगर कोई बात कही जा रही है, सेक्स एजुकेशन के नाम पर ही भले कही जा रही है, लेकिन उसका चयन किस तरीके का है ये सोच समझकर बोलना बेहद ज्यादा जरूरी है। आज विस्तार से इसी मुद्दे पर करी चर्चा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, सीधा आपको लेकर चलते देश की राजधानी दिल्ली के अंदर, जहां दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय क्या कुछ कह रहे हैं, एक नजर वहां। अकेला दिल्ली राज्य है जिसने जो है इस टास्क को जो है पूरा किया। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने जो अलग अलग दिल्ली सरकार के लिए निर्देश दिए थे उनमें से आज बैठक करके हमने निर्देश जारी किया है। उसके ऑर्डर के अनुकूल हमने पहला ऑर्डर जारी किया है कि कल तक फुल स्मॉग टावर जो है फुल कैपेसिटी में उनको स्टार्ट किया जाए। डीपीसीसी को यह निर्देश दिया गया है। उसी तरह से रियल टाइम सोर्स अप्रोचमेंट स्टडी को किसी भी कीमत पर कल तक जो है उनका पेमेंट करके और उसको कल तक उसको चालू किया जाए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर में ऑब्जर्वेशन दिया था कि इस समय खासतौर से जो लोकल जो आग की घटनाएं होती हैं, बायोमास बर्निंग की घटनाएं होती हैं, उस पर कार्रवाई की जाए। उसके लिए आज एमसीडी, डीपीसीसी और रेवेन्यू विभाग की 611 टीमें बनाई गई हैं और उनको कल से जो है स्पेशल ड्राइव जाने का निर्देश दिया गया है, एंटी ओपन बर्निंग ड्राइव चलाने का, जिससे कि लोकल लेवल पे दिल्ली के अंदर जो छोटे छोटे जगहों पे आग लगने की घटनाएं हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। 611 टीमें। उसके साथ साथ जो कोर्ट ने दिल्ली के लिए कहा है कि जो ऐप बेस जो रजिस्ट्रेशन हैं उनमें जो बाहर के स्टेट से जो टैक्सियां आती हैं उनको बैन लगाया जाए। ट्रांसपोर्ट विभाग को ये निर्देश दिया गया है कि जो भी ऐप बेस
बाहर से टैक्सियां यहाँ पर आती हैं उन पर भी प्रतिबंध लगाया जाए, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने ऑड इवन को लेकर के ऑब्जर्वेशन जो एमएस क्यूरी की तरफ से रखा गया था उसको ऑर्डर में उन्होंने दिया है कि ऑड इवन को लेकर के अब तक स्टडीज क्या कहती हैं। तो अभी हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे पास दो बड़ी स्टडीज हुई हैं ऑड इवन पे। एक तो हार्वर्ड जो है अकेला दिल्ली राज्य और शिकागो विश्वविद्यालय ने ज्वाइंट स्टडी की थी ऑड इवन को लेकर के, और दूसरा जो है दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी DTU ने स्टडी की थी। तो इन दोनों की जो स्टडीज रिपोर्ट हैं वो भी हम अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के सामने उसको हम सबमिट करेंगे कि उनकी क्या रिपोर्ट्स है, उनकी जो स्टडीज हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि इसके जगह पे उसके बाद जो है उन्होंने ये कहा है कि जो ये स्टिकर डीजल पे जो स्टिकर वाले जो ऑरेंज कलर की जो टैक्सी हैं उनको बंद करने के लिए, तो हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को एग्जामिन करने के लिए दिया है कि एग्जैक्ट कितने नंबर हैं जो ऑरेंज कलर की जो टैक्सीज हैं उसमें BS3 और BS4 की जो बहुत सारी जो BS4 की जो डीजल की जो गाड़ियां हैं ऑलरेडी बैन हैं ग्रैब के थ्रू। उसके बाद BS6 की कितनी गाड़ियां बचती हैं, और दूसरा जो है कि अगर केवल उन गाड़ियों को बंद किया जाता है और ऑड इवन लागू किया जाता है तो उनमें क्या अंतर होगा, क्या फायदा होगा। तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है रिपोर्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कहा गया वो स्टडी करके और वो कोर्ट में जो है वो सबमिट करेंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। प्रदूषण को लेकर कई सारी महत्वपूर्ण बातें कही। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां देश की राजधानी नई दिल्ली के अंदर AQI बहुत खराब कैटेगरी में होने के कारण हवा जहरीली होती जा रही है। इसकी एक मुख्य वजह है किसानों द्वारा खेतों में जलाई जा रही पराली। पंजाब में जल रही पराली का असर पंजाब के भी इलाकों में दिखाई दे रहा है। पंजाब के शहरों की हवा भी जहरीली है। पंजाब में पराली जलाने का आंकड़ा बढ़कर 20,978 पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 1515 मामले सामने आए। इधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सापला ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बताया, क्योंकि पंजाब और दिल्ली दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इसी बीच हमारे सहयोगी ताबिश कमाल ने बीजेपी नेता विजय सापला से खास बातचीत की। सुनिए प्रदूषण को लेकर विजय सापला ने क्या कुछ कहा है। और इसका दोष साथ बात करने के लिए बीजेपी सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सापला जी है। बात करते हैं सर, पंजाब की पराली को लेकर के एक चुनौती बनी हुई है कि मुख्यमंत्री इस वक्त मध्य प्रदेश में चुनावी दौरे पर हैं और अब आरोप यह है कि पंजाब की वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों का ये हाल हो गया है। ये दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शुरू से ही तो ये कहते हैं कि ये पंजाब की जो है धुआं यहाँ पर हमारे पहुँचता है, और बाकी जहाँ पर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सरकारें इसको मैनेजमेंट के लिए सरकारें ताकि लोग पराली ना जलाएं, इसके लिए इक्विपमेंट और उनके नए नए योजनाएं के रूप में भी उनके से काम करते हैं, और उसमें उसके लिए 50% से लेके 80% तक जो है वो सब्सिडी भी है। मगर सरकार का काम जो था पंजाब सरकार का कि किसानों तक वो सब्सिडी पहुंचे और उन तक इक्विपमेंट पहुंचे, और ये जरूरी नहीं कि छोटा किसान कैसे करेगा, तो उसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का माध्यम के रूप से भी हम कर सकते हैं। बहुत सारे कामों बड़े बड़े किसान जो हैं वो छोटे किसान जो है मिलकर आपस में मशीन लेके काम करते हैं, और उस माध्यम से भी किया जा सकता है। और इसके लिए उनको किसान को अलग से इस पराली के पैसे भी मिलते हैं, उनकी कम जो है आमदन में भी बढ़ोतरी होती है। मगर कारण क्या है कि पंजाब सरकार उन किसानों तक वो जो योजनाएं हैं वो लागू ना करने के कारण किसान कर नहीं रहा है, और इसलिए वो पराली को आग लगा रहा है। और सबसे ज़्यादा है कि हरियाणा ने तो कंट्रोल कर लिया, उनका तो नासा की रिपोर्ट के मुताबिक है इस साल जो है उनके 36% से कम केसेस आए, मगर पंजाब में तो केस बढ़ गए पहले से भी। और ये आज की मीडिया की रिपोर्ट भी है कि हरियाणा के केस आए 65 और पंजाब में आए हैं 2060, तो कितना बड़ा अंतर है। ये जो है इसमें जो कहूँगा कि भी
अपने जो पंजाब सरकार के जो है आम आदमी पार्टी की भगवंत मान की, उसने काम नहीं किया। अगर इसका कोई दोषी है तो वो मुख्यमंत्री पंजाब है। वहीं देश में स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए लगातार अलग अलग राज्यों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में लखनऊ के अंदर भी 9 दिवसीय यूपी स्टेट मेगा एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया। यह आयोजन 3 नवंबर से 11 नवंबर तक चलेगा, जिसमें देश भर के रेशम और उत्तर प्रदेश के खादी हैंडलूम के कपड़े बनाने वालों से लेकर मिट्टी की मूर्तियों और कलाकृतियों बनाने वाले कारीगर हिस्सा लेंगे। इस बीच लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के अंदर फैशन शो का आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा भी लिया। देखिए, मुझे लगता है इस तरह की कोई भी पहल उसका समर्थन करना चाहिए, और बतौर कलाकार, बतौर स्त्री और बतौर अच्छे वस्त्रों के, रेशम की शौकीन हम सब लोग परिधान में धारण करते हैं, तो मुझे आमंत्रित किया गया और मैंने तुरंत हामी भरी। और मुझे बहुत खुशी कि कई विभागों ने एक साथ आकर के इस आयोजन को किया है। उद्देश्य एक ही है, भारतीय हथकरघा, भारतीय हैंडलूम, इसे प्रेरणा मिले, हमारे जो बुनकर हैं उनको प्रेरणा मिले, उनको प्रोत्साहन मिले, उनको काम मिले। हम सब अपने भारतीय वस्त्रों को, भारतीय जो हमारे बुनकर हैं उनके वस्त्रों को पहने और गर्व करें कि ये भारतीय परंपरा है। वस्त्र क्या है? परंपरा है। तो बहुत राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रेशम और खाद से बने वस्तुओं को ज़्यादा मार्केट में लाने के लिए और उसकी खरीदारी को लेकर एक फैशन शो का आगाज़ किया गया। हमारे साथ आसमा हुसैन जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैम, आज फैशन शो का आगाज़ किया गया है, किस तरीके से आप देखती हैं और क्या कहेंगी? ये आज रेशम, खादी और हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए फ़ैशन शो हुआ था, और इस फैशन शो की थीम हमने अयोध्या रखी थी, जिसमें हम लोगों ने उस पीरियड से इंस्पायर होकर कपड़े बनाए। और ये जो कपड़े थे ये सब बनारस के सिल्क, जो हाथ के बने हुए कपड़ा होता है, चाहे वो ज़रबफ्त हो, जामदानी हो, उन सब को इस्तेमाल किया था। और उसमें हम लोगों ने चिकनकारी, जरी जरदोज़ी उसके इस्तेमाल करके शादी के लिए, पार्टीज़ के लिए कपड़े बनाए थे। तो आपने शो में देखा होगा कि हम लोगों ने एक छोटा सा बैले किया था जो रामायण पे था, और उसमें सारे कपड़े जो आर्टिस्ट पहने थे वो भी कपड़े हम लोगों ने डिज़ाइन किए। और ये आज की जो पीढ़ी है, जो यंगस्टर्स हैं, उनके हिसाब से उसको कंटेम्पराइज़ किया कि आप ट्रेडिशनल चीज़ों को आज भी कैसे पहन सकते हैं। मेरे साथ मैम भी है। मैम, आप किस तरीके से देखती हैं? मैं इस तरीके से देखती हूँ कि ये बहुत अच्छा पहल है हमारे यूपी गवर्नमेंट की, एंड आसमा हुसैन जी की, जो इतनी अच्छी डिज़ाइनर है, जिन्होंने इतना अच्छा फ्यूजन करा है चिकनकारी और जरदोज़ी। एंड ये वो मतलब बुनकर्स को इतना प्रोत्साहित कर रही हैं, और उनसे सामान खरीदेंगी तो उनका ही मतलब फ़ायदा होगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है यूपी गवर्नमेंट की भी और हमारे आसमा हुसैन जी की भी। थैंक यू। धन्यवाद बात करने के लिए। तो हमारे साथ आसमा हुसैन जी के साथ थी, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से लगातार रेशम और खाद से बने जो कपड़े होते हैं उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा देना चाहिए, और उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार ऐसे कार्यक्रमों की पहल करे, और छोटे गांव और शहर में अगर इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं तो निश्चित तौर पर जो रेशम और खाद के बने कपड़े होते हैं उसमें कहीं ना कहीं उछाल और आएगा, और जो बुनकर होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं लाभ जरूर मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ अली, जेके न्यूज़ लखनऊ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना।